आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करवाया जाता है, चाहे वो आपका यूपी पीजीटी का सिलेबस हो, आपका यूजीसी नेट का सिलेबस हो, आपके एमए आपके ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस हो, सारे सिलेबस के टॉपिक को कवर करवाए जाते हैं। और हर एक एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसकी प्लेलिस्ट आप जाकर इस चैनल में देख सकते हैं। जैसे यूपी पीजीटी का है तो उसका स्पेशल फॉर यूपी पीजीटी करके लिखा हुआ है, आप वहां पे जाकर सारे टॉपिक्स को वहां पे देख सकते हैं। यूजीसी नेट का है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूजीसी नेट देखिए, उसमें यूनिट वाइज पूरा टॉपिक को यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सारे टॉपिक्स को कवर करवाए गए हैं। और मैं फिर से सारे टॉपिक्स को आप लोगों तक बहुत ही अच्छे वे में लेकर आऊंगी। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के बीच में करते रहे। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशनल का काम करते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। मुझे भी ये लगे कि नहीं, आप लोगों को मेरे द्वारा जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सोशलाइजेशन ये टॉपिक है, ये सोशियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे एक क्लास में कवर करना संभव नहीं है। ऐसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें आपको अगर कोशिश कीजिएगा आपको बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आप लोगों तक आ रही हूँ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सामाजिकरण की प्रक्रिया को देखा था, इसके अर्थ को देखे थे, विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा था। और आज के क्लास में हम लोग समाजीकरण के सिद्धांत को देखेंगे। यहाँ पे मेनली हम लोग 5 थिंकर्स के जो थ्योरीज है उसको कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम अपने जो थ्योरीज है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो ये सिद्धांत दिया गया है फ्राइड महोदय जी के द्वारा। फ्राइड महोदय जी ने अपने सिद्धांत में, वे जब उन्होंने सिद्धांत की बात की थी तो इसके अंतर्गत वे इसे 3 भागों में बांटे थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो एक एक करके हम लोग पहले समझेंगे कि इड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। तो जो फ्राइड महोदय थे उनकी बहुत ही एक चर्चित पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था, उस बुक का नाम आप लोग नोट कर लीजिए, बुक से क्वेश्चंस आते हैं, लिबिडो। इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो मनुष्य की कामुक प्रवृत्तियां हैं उसके फीलिंग्स को उन्होंने अपने इस पुस्तक में वर्णन किया था कि कैसे उनकी इस फीलिंग को समाजीकरण रोक के रखता है, कैसे उनके फीलिंग्स को गलत तरीके से बढ़ने नहीं देता है। और इसी के अंतर्गत उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात की थी। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है इड। इड होगा क्या है? तो इड जो है ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है। जन्मजात प्रवृत्ति का मतलब ये एक इरोटिक फीलिंग्स है। बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है, ये फीलिंग्स आपको 0 से 2 साल तक के बच्चे को आप देख सकते हैं कि जब बच्चा जब परिवार के अंदर जन्म लेता है तो उसको क्या होता है, वो एक ब्लैंक पेपर के जैसा होता है, एक सावयव के जैसा होता है। उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि कैसे भोजन है, कौन मम्मी है, कौन पापा, ये सब चीज़ों से कुछ भी मालूम नहीं होती। वो धीरे धीरे परिवार के अंतर्गत रहकर इन सभी चीज़ों को सीखता है। उसे सिखाया जाता है कि बेटा माँ बोलो तो वो माँ बोलना सीखता है, बेटा पापा बोलो तो वो पापा बोलना सीखता है। फिर उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत रह के ही उसे विभिन्न जितने उसके रिलेटिव्स हैं या किस प्रकार का हमें क्रिया करना है, कैसा हमें रिलेशन रखना है, वो समाज के अंतर्गत रहकर ही सीखता है। तो उसकी जो ये प्रक्रिया है, तो बच्चा जब बालक है उसे तो कुछ पता नहीं है, तो उसको जिस चीज की चाह होती है, चाहे उसका भोजन ही क्यों ना हो, अगर उसे भूख लगी है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, या फिर कोई किसी की अगर वस्तु है उसे पसंद आ गई तो वो ले लेता है, किसी का बॉल पसंद आ गया तो वो ले लिया। लेकिन क्या करता है कि वो नहीं समझ पाता है कि वो जो बॉल लिया है किसी का या कोई खिलौना जो ले रहा है वो एक चोरी है, ठीक है, वो उसको चाहिए तो चाहिए। अब उस ये जो फीलिंग जो चोरी कर रहा है या फिर किसी की बात अगर वो नहीं सुन रहा है तो उसको ये समझ में ही नहीं है, उसको तो नॉलेज ही नहीं है कि समाज के अंतर्गत कैसे रहना है। तो ये सारी जो फीलिंग्स है किसके अंतर्गत आती है? ईड के अंतर्गत।
और ईगो में क्या होता है कि ईगो में बालक लॉजिकली थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, वो तार्किक आधार पर सोचने लगता है कि उसे जो वस्तु चाहिए, उसने अगर वो बॉल को ले रहा है तो ये बॉल कहीं दूसरे की तो नहीं है, दूसरे की चीजों को छूना कहीं चोरी तो नहीं कहलाएगा, हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना कहीं पाप तो नहीं। तो ये सभी चीजें जो है उसके अंतर्गत तर्क के आधार पर वो सोचना प्रारंभ कर देता है कि वो जिस चीज की चाह कर रहा है कहीं वो समाज में गलत तो नहीं है, इसे गलत तो नहीं माना जाएगा। यानी हम कह सकते हैं तार्किक आधार पर जब बच्चा सोचने समझने लगता है तो वो जो प्रक्रिया है वो ईगो के अंतर्गत आएगी। तीसरा उन्होंने जो बात की है सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो पे बात की जाए तो इसमें जो बालक है वो लॉजिकली तो थिंकिंग स्टार्ट कर दिया अपने ईगो से ही, अब क्या है कि वो मॉडलिक भी सोचने लगता है, यानी वो नैतिकता के आधार पर भी कि कहीं वो जो काम करने के लिए जा रहा है वो समाज के लिए कहीं प्रतिकूल तो नहीं है, वो अनुकूल कार्य तो कर रहा है। ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ से सोचने लगता है, तो वो सुपर ईगो में जाकर सोचने लगता है। तो ये था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और किनके द्वारा बताया गया था, फ्राइड महोदय जी के द्वारा। इसमें उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात की है। इसी के अंतर्गत वे दो चीज और बात करते हैं। वे दो चीज क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपियस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपियस कॉम्प्लेक्स को आप बोल सकते हैं विपरीत लिंगाकर्षण, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। तो ये जो आकर्षण है ये समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है और इसको समाज रोकता है। तो ये रोकने की ही प्रक्रिया कहाँ से सीखा जाता है, इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत रहकर बच्चा सीखता है। ओडिपियस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आप देखिएगा कि जो बालक है या जो बच्ची है, ओडिपियस कॉम्प्लेक्स में जो बेटी होती है वो अपने पापा के प्रति ज्यादा आकर्षित होती है, और ओडिपियस कॉम्प्लेक्स में जो बेटा होता है वो अपने माँ के प्रति। इलेक्ट्रा में बेटी अपने पापा के प्रति आकर्षित होती है, ओडिपियस में बेटा अपने माँ के प्रति आकर्षण उसका ज्यादा होता है। कहीं कहीं इसका आपको अलग रूप भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो बेटी है वो माँ के ऊपर ज्यादा आकर्षित हो, बेटा जो है वो अपने पापा के ऊपर ज्यादा उसका आकर्षण हो, ज्यादा उनकी बातें मान। सोसाइटी के अंतर्गत ऐसा होता है। अब तो ये था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपियस कॉम्प्लेक्स। सेकंड जो है आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत, यानी कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ये किनके द्वारा दिया गया है, तो चार्ल्स हर्टन कूले जी के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए भी, यूपीपीजीडी के लिए भी। और ये सिद्धांत जो था उस उन्होंने किसमें दिया था, तो उनकी जो पुस्तक थी ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, इसमें उन्होंने बताया था। और इसमें बताते के साथ क्या बताते हैं, 3 तरह की बातों को उन्होंने अपना यूज किया था। क्या 3 तरह की बातें, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आईना क्या होता है, आईना तो प्रतिबिंब होता है ना, हम आईना देखते हैं तो उसमें अपने आप को देखते हैं कि मेरा कैसा रूप है, ठीक है, वो रूप बताता है कि हाँ हम अगर सजे हैं तो वो आईना देख के ही पता चलता है कि हम ठीक से सजे रेडी हुए हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से सोसाइटी को उन्होंने क्या बताया कि ये एक आईना जैसा है, कि वो सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी में सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड है कि लोग जो सोचते हैं उसमें मैं क्या सोचता हूँ, अगर लोगों ने जो मेरे बारे में सोचा और मेरा जो सोच है क्या है, एक जैसा है या अलग है। तीसरा, मेरे द्वारा किया गया कार्य सही है या नहीं। तो तीसरे में सोचता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ कहीं वो सही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग उसको गलत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका पढ़ना हुआ, मेरा पढ़ाना, हम मैं आके आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप हो गए, तो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मैं अभी सोचूंगी, फिर मुझे लगे कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो ये जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है ये किनके द्वारा दिया गया है, तो चार्ल्स हर्टन कूले जी के द्वारा सिद्धांत को दिया गया। बहुत बार क्वेश्चन में आपका आया हुआ है, आपका पीजीटी के सिलेबस में आया है, नेट के सिलेबस में आया है। इसमें उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, आईने की तरह कार्य करता है, दूसरा कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के बारे में, और फिर वो क्या करता है कि वो प्रतिक्रिया देखता है कि समाज जो है उसके बारे में सकारात्मक सोच रख रहा है या नकारात्मक सोच रखता है। अगर वो नकारात्मक सोच रखेगा तो वो उस काम को वो दोबारा नहीं करेगा। जैसे मैं आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। अगर आप लोग को लगे कि मेरा
बताया वो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको पढ़ाने का तरीका अपना चेंज करूंगी। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं मैम आप अच्छा पढ़ा रही हो, तो मुझे और अच्छा लगेगा, मैं और बेहतर ढंग से आप लोग के पास लेकर आ सकूंगी क्लास। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सोसाइटी क्या है, एक लुकिंग ग्लास है, ग्लास के जैसा है, और वो ग्लास को देखकर अपने आप को चेंज करने का कोशिश करता है। थर्ड है जो सिद्धांत है वो है मैं तथा मुझे का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में इसके बारे में बात की थी। और ये जो सिद्धांत है इसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत भी बोला जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत का मतलब हो गया कि उन्होंने बताया कि जब एक व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि वो जैसे वो काम कर रहा है कहीं वो समानीकृत अंग और महत्वपूर्ण अंग की प्रतिक्रिया के बाद तो नहीं है, या फिर इसके बाद वो स्व का विकास वो कैसे करे तो इसके बारे में सोचता है। वो बताते हैं कि जब बच्चा का कोई विकास होता है तो वो देखता है कि अनुकरण की जो उसकी प्रवृत्ति है बहुत ज्यादा रहती है, और बालक जो रहता है वो दूसरों में स्वयं के देखने का प्रयास करता है, और उसकी जो आत्म चेतना है वो किस प्रकार से उसके बारे में बात की गई है। जैसे सिग्निफिकेंट अदर, सिग्निफिकेंट के अंतर्गत हो गए जो रिलेटिव्स होते हैं वे आ जाएंगे, और जनरलाइज्ड अदर के अंतर्गत समाज के अंतर्गत और बाकी जितने रूप लोग हैं वो सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। सिग्निफिकेंट अदर में जो विशेषीकृत अंग होता है इसमें बालों को सिखाया जाता है कि कौन से रिलेटिव के साथ किस प्रकार का आपको व्यवहार करना है, कैसा आपको उसके साथ सम्मान के साथ ये किस प्रकार से रहना है। और जनरलाइज्ड अदर में मतलब सोसाइटी के अंतर्गत और जितने भी लोग हैं उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। फोर्थ जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी, किनके द्वारा दी गई है तो जीन पियाजे जी के द्वारा दी गई है। और इसमें उन्होंने 4 प्रकार से जो मनुष्य का संज्ञान यानी उसकी जो सोच है मनुष्य का हर एक उम्र में वो कैसे कैसे उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया वो सीखता है इसके बारे में वे बात करते हैं। सबसे पहला है संवेदीगात्मक 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे बालक के लिए, फिर है पूर्व संवेदीगात्मक 2 से 7 वर्ष, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक, इसके बाद की जो अवस्था होती है इसके बारे में वे बात करते हैं। फिफ्थ है मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन जी के द्वारा दी गई है। इसमें उन्होंने अपनी पुस्तक आइडेंटिटी एंड यूथ क्राइसिस में इसके बारे में बात की थी। और बात करने के बाद वे क्या बताते हैं कि जो बालक होता है वो जन्म से लेकर एकदम वृद्धावस्था तक उसको बहुत सारे सोसाइटी के अंतर्गत उसको समस्याएं का सामना करना पड़ता है, और वो समस्याओं को वो किस प्रकार से सॉल्व करता है ये बात जो है इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बात की है। जैसे कि आप किसी के ऊपर अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो उसके कहीं अब अविश्वास तो नहीं है, आपको अविश्वास पक्ष भी जानना होगा विश्वास पक्ष भी जानना होगा। तो इस प्रकार से वो 8 प्रकार के रूपों के बारे में बात करते हैं, जैसे विश्वास और संदेह, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध, उद्यम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका संदेह, आत्मीयता बनाम अलगाव, निर्माण बनाम विध्वंस, और एकीकरण बनाम टूट जाना। तो इस प्रकार के 8 प्रकारों के बारे में कौन बताए हैं 8 प्रकार के बारे में तो एरिक एरिक्सन महोदय जी बताए हैं। तो इसमें आपको कैसा क्वेश्चन आएगा कि बोला रहेगा कि जो बालक का जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के जो 8 प्रकार का जो सिद्धांत है या फिर जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, बुक का नाम ही है आइडेंटिटी एंड यूथ क्राइसिस, तो ये किनके द्वारा दी गई, कौन से समाजशास्त्री के द्वारा, तो ये किनके द्वारा दी गई है एरिक एरिक्सन जी के द्वारा दी गई है। तो आई होप आप लोगों को समाजीकरण के ये 5 सिद्धांत अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे पूरा सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। और इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।